जा सकता है जिनका अनुमान लगाना लगभग इम्पॉसिबल था। फाइनेंशियल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कॉमन प्लॉट सरप्राइजिंग इवेंट्स का रोल है। सरप्राइजिंग इवेंट्स इसलिए नहीं घटते क्योंकि हमारे मॉडल्स गलत हैं या फिर हमारी इंटेलिजेंस में कमी है। ऐसा इसीलिए है कि एडोल्फ हिटलर के जन्म से 9 महीने पहले की उस शाम को उनके माता पिता के आपस में झगड़ने की संभावना उतनी ही थी जितना गर्भधारण करने की। टेक्नोलॉजीज का अनुमान लगाना डिफिकल्ट है क्योंकि बिल गेट्स की पोलियो से मौत हो सकती थी अगर जोनास साल्क चिड़चिड़ेपन में वैक्सीन खोजने का काम छोड़ देते। स्टूडेंट लोन के इंक्रीज का अनुमान हम इसलिए नहीं लगा पाए क्योंकि 9/11 के दिन एक एयरपोर्ट सुरक्षा गार्ड उस हाईजैकर का चाकू जब्त कर सकता था। प्रॉब्लम यह है कि जब हम अपने फ्यूचर के इन्वेस्टिंग रिवॉर्ड के बारे में सोचते हैं, ग्रेट डिप्रेशन और दूसरे वर्ल्ड वॉर जैसी घटनाओं को हम वर्स्ट केस सिनारियोज के बारे में अपने विचारों के गाइड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड बनाने वाले इवेंट्स जब हुए थे तो इनका कोई प्रिडिक्सर नहीं था। तो वे प्रिडिक्टर्स जो मानते हैं कि पास्ट की सबसे खराब और सबसे ग्रेट इवेंट्स फ्यूचर के सबसे खराब और सबसे ग्रेट घटनाओं से मेल खाएंगी, वे हिस्ट्री को फॉलो नहीं कर रहे। वे अनजाने में ये मान रहे हैं कि पास्ट इवेंट्स की हिस्ट्री फ्यूचर में लागू नहीं होगी। नसीम तालिब अपनी बुक फूल्ड बाय रैंडमनेस में लिखते हैं, फेरोनिक इजिप्ट में लेखक नाइल रिवर के हाई वाटर लेवल को देखा करते थे और फ्यूचर की वर्स्ट केस कंडीशन का अनुमान लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे। ठीक ऐसा ही फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर में भी देखा जा सकता है, जिसने 2017 में सुनामी की मार के कारण भयंकर विनाश का सामना किया। इसका निर्माण इस तरह किया गया था कि यह पास्ट के वर्स्ट केस भूकंप को झेल सके और निर्माणकर्ताओं ने उससे ज़्यादा की इमेजिनेशन भी नहीं की थी और न ही ये सोचा था कि पास्ट में हुई वर्स्ट केस घटना भी सरप्राइजिंग थी जिसका कोई प्रेडिक्शन नहीं था। ये एनालिसिस का फेलियर नहीं है, ये इमेजिनेशन का फेलियर है। ये समझना ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर पास्ट के जैसा ही दिखे। ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्किल है जिसे आमतौर पर इन्वेस्टमेंट प्रेडिक्टर ग्रुप ज़्यादा अच्छा नहीं समझता। मैं 2017 में न्यूयॉर्क के एक डिनर में गया। वहाँ डेनियल कहनमैन से पूछा गया कि जब प्रेडिक्शन गलत निकले तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, जब भी हम किसी बात से आश्चर्यचकित होते हैं, तब भी जब हम ये मानते हों कि हमसे गलती हुई है, हम कहते हैं, ओह अब मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूँगा। लेकिन सच में जब हम कोई गलती करते हैं क्योंकि हम किसी चीज़ का अनुमान नहीं लगा पाए, तो जो लेसन हमें लेने चाहिए वो ये है कि दुनिया के बारे में अनुमान लगाना डिफ़िकल्ट है। ये सरप्राइजिंग घटनाओं से मिलने वाले सही लेसन्स हैं। दुनिया सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग घटनाओं से मिलने वाले सही लेसन्स ये हैं कि वर्ल्ड सरप्राइजिंग है। ये नहीं कि हम पास्ट की सरप्राइजिंग घटनाओं को फ्यूचर की बाउंड्रीज के पथ प्रदर्शक की तरह इस्तेमाल करें, बल्कि ये कि हम पास्ट की सरप्राइजिंग घटनाओं को ये एक्सेप्ट करने के लिए इस्तेमाल करें कि हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि आगे क्या होगा। फ्यूचर की सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इवेंट जो नीडल को सबसे ज़्यादा घुमाएंगी वे हैं जिनके बारे में हिस्ट्री हमें कोई मार्गदर्शन नहीं देती। वे अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स होंगी। उनके अनप्रेसिडेंटेड स्वभाव का मतलब है कि हम उनके लिए पहले से तैयार नहीं होंगे, जो उन्हें प्रभावशाली बनाने का एक बड़ा कारण है। ये रिसेशन और वॉर जैसी भयानक घटनाओं और रिनोवेशन जैसी महान घटनाओं दोनों के लिए सच है। मैं इस अनुमान को लेकर आश्वस्त हूँ क्योंकि हिस्ट्री के हर मोड़ पर अगर कुछ अचूक रहा है तो वो ये है कि सरप्राइजिंग इवेंट्स नीडल को सबसे ज़्यादा घुमाती हैं। नंबर 2, इकोनॉमिक्स और स्टॉक मार्केट के फ्यूचर के लिए पास्ट एक मिसलीडिंग गाइड हो सकता है क्योंकि ये आज के टाइम के स्ट्रक्चरल चेंजेस को हिसाब में नहीं लेता। आइए कुछ बड़े वालों को देखते हैं। द 407K 42 ईयर का है। रोथ IRA ज़्यादा युवा है, जिसका कंस्ट्रक्शन 1990 के डिकेड में किया गया। इसलिए आज के टाइम में अमेरिकन सिटीजन रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स कैसे करते हैं, इस बारे में पर्सनल फाइनेंस एडवाइस और एनालिसिस की तुलना उससे नहीं की जा सकती जो एक जनरेशन पहले सही लगा करता था। हमारे पास नए ऑप्शंस हैं, काफ़ी कुछ बदल चुका है। या फिर वेंचर कैपिटल को ही लीजिए, 25 साल पहले तक इसका नामो निशान भी नहीं था। आज ऐसे सिंगल वेंचर कैपिटल फंड्स हैं जो एक जनरेशन पहले के पूरी इंडस्ट्री से बड़े हैं। अपने संस्मरण में नाइकी फाउंडर फिल नाइट ने बिजनेस में अपने कुछ शुरुआती दिनों के बारे में लिखा, वेंचर कैपिटल जैसी कोई चीज़ नहीं थी। एक यंग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के पास बहुत कम ऑप्शंस थे और उन सभी ऑप्शंस पर रिस्क को नापसंद करने वाले ऐसे द्वारपाल तैनात थे जिनकी इमेजिनेशन पावर जीरो थी। दूसरे शब्दों में बैंकर। इसका मतलब ये है कि स्टार्टअप्स किस तरह फाइनेंस्ड होते हैं, इस बारे में कुछ डिकेड्स पहले तक का हिस्टोरिक डेटा अब पुराना हो चुका है। इन्वेस्टिंग साइकिल्स और स्टार्टअप अब फेलियर अमाउंट के बारे में जो हम जानते हैं उसके पिछले लेसन्स के लिए हिस्ट्री का एक मजबूत बेस नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में जिस तरह कंपनियां फाइनेंस की जाती हैं वो एक नया हिस्टोरिकल पैराडाइम है। या फिर पब्लिक मार्केट को लीजिए, S&P 500 ने 1976 तक फाइनेंशियल स्टॉक इंक्लूड नहीं किए थे। अब फाइनेंशियल स्टॉक इंडेक्स का 16% है। टेक्नोलॉजीज स्टॉक का 50 साल पहले नामो निशान नहीं था। टेक्नोलॉजीज स्टॉक्स का 50 साल पहले नामो निशान नहीं था।
आज भी इंडेक्स के 5वें हिस्से से ज़्यादा हैं। टाइम के साथ अकाउंटिंग रूल्स बदल चुके हैं, साथ ही डिस्क्लोजर्स, ऑडिटिंग और मार्केट लिक्विडिटी का अमाउंट, काफ़ी कुछ बदल चुका है। यूएस की मंदियों के बीच का टाइम पिछले 150 सालों में ड्रामेटिक रूप से बदल चुका है। मंदियों के बीच का एवरेज टाइम लेट 1800 में 2 ईयर से शुरुआती 20th सेंचुरी में 5 ईयर और पिछले 50 सालों में 8 ईयर तक बढ़ चुका है। मेरे इस बुक को लिखने के टाइम ऐसा महसूस हो रहा है कि हम रिसेशन की ओर जा रहे हैं। दिसंबर 2000 की पिछली रिसेशन से अब तक 12 साल बीत चुके हैं। सिविल वॉर के पहले से अब तक रिसेशंस के बीच में ये सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है। मंदियों के कम होने को लेकर अनेकों अजम्पशंस हैं। उनमें से एक ये है कि फेड बिजनेस साइकिल को मैनेज करने में बेहतर है या कम से कम उसे ब्रॉड करने में। दूसरी ये कि सर्विस इंडस्ट्री के कंपैरिजन में हैवी इंडस्ट्री में तेजी और रिसेशन ओवर प्रोडक्शन की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, जो पीछे 50 सालों से डोमिनेशन रखती आ रही है। पेसिमिस्टिक व्यू ये है कि हालांकि अब रिसेशंस कम होती हैं, लेकिन जब वे होती हैं तो पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल होती हैं। हमारे लॉजिक के लिए ये ज़्यादा मायने नहीं रखता कि बदलाव किस कारण आया। जो मायने रखता है वो ये है कि बदलाव क्लियर रूप से आया है। ये समझने के लिए कि हिस्टोरिकल बदलाव किस तरह इन्वेस्टिंग डिसीजन को प्रभावित कर सकते हैं, एक ऐसे इंसान के काम पर ध्यान डालिए जिसे अब तक का सबसे महान इन्वेस्टर माना गया है, बेंजामिन ग्राहम। ग्राहम की एक्सीलेंट बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ लॉ नहीं है, इसमें ऐसे बिहेवियर गाइडेंस हैं जिन्हें इन्वेस्टर्स अच्छी इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ग्राहम की बुक अपने बचपन में पढ़ी थी, जिससे मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में पहली बार सीखा था। इस बुक में दिए गए फॉर्मूलाज मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगे, क्योंकि वे सच में अमीर बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस थे। बस गाइडेंस को फॉलो करना था। ये बहुत सिंपल महसूस होता था, लेकिन जब आप इन फॉर्मूलाज का यूज़ करना शुरू करते हैं, एक बात क्लियर हो जाती है, इनमें से कुछ वाकई काम करते हैं। ग्राहम ने उन स्टॉक्स को खरीदने का सपोर्ट किया जो अपनी नेटवर्किंग एसेट से कम के लिए ट्रेडिंग कर रहे थे, बेसिकली बैंक का कैश बिना किसी लोन के। ये बहुत बढ़िया सुनाई पड़ता है, लेकिन आज के टाइम में कुछ ही स्टॉक हैं जो इतनी सस्ती ट्रेडिंग करते हैं, सिवाय एक पेनी स्टॉक के जिस पर फ्रॉड का आरोप लगा हो। ग्राहम का एक मापदंड कहता है कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को उन स्टॉक से बचना चाहिए जो बुक वैल्यू के 1.5 कॉस्ट से ज़्यादा की ट्रेडिंग कर रहे हों। अगर आपने पिछले डेकेड में इस रूल को फॉलो किया होता तो आपके पास सिवाय बीमा और बैंक स्टॉक के अलावा कुछ ना होता। ये किसी भी वर्ल्ड में सही नहीं है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा की सबसे महानतम इन्वेस्टिंग रिलेटेड किताबों में से एक है, लेकिन मैं ऐसे एक भी इन्वेस्टर को नहीं जानता जिसने ग्राहम के पब्लिश्ड फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सक्सेस पाई हो। ये बुक इंटेलिजेंस से भरपूर है, शायद आज तक पब्लिश्ड किसी भी और इन्वेस्टिंग रिलेटेड बुक से ज़्यादा, लेकिन एक कैसे कैसे गाइड के रूप में ये बुक डाउटफुल है। आखिर हुआ क्या ग्राहम सिर्फ एक शोमैन थे जिनकी बातें अच्छी तो सुनाई पड़ती थी, लेकिन जिनकी सलाह काम नहीं करती थी? बिल्कुल भी नहीं। वे अपने आप में एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर थे, लेकिन वे प्रैक्टिकल थे और साथ ही एक सच्चे कॉन्ट्रेरियन। वे इन्वेस्टिंग आइडियाज से इतना लगाव नहीं रखते थे कि वे उन पर तब भी टिके रहें जब अनेकों और इन्वेस्टर्स उन रूल्स को फॉलो कर उन्हें इतना पॉपुलर बना दें कि उनका कैलिबर बेकार हो जाए। जेसन ज्विंग, जिन्होंने ग्राहम की बुक के बाद के एक संस्करण की व्याख्या की, ने कहा, ग्राहम अपनी अजम्पशंस पर लगातार एक्सपेरिमेंट और रीटेस्टिंग करते रहते थे, ये देखने के लिए कि क्या काम करता है। वो नहीं जो कल काम करता था, बल्कि आज जो काम करता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के हर एक रिवाइज एडिशन में ग्राहम ने पिछले एडिशन के फॉर्मूलाज को हटाकर नए फॉर्मूलाज को डाल दिया, एक तरह से ये घोषणा करते हुए कि वे अब काम नहीं करते, या फिर वे अब इतनी अच्छी तरह काम नहीं करते जितना पहले किया करते थे। अब ये फॉर्मूलाज हैं जो बेहतर काम करते हैं। ग्राहम की आम क्रिटिसिज्म में से एक ये है कि 1972 के एडिशन में सभी फॉर्मूलाज अब प्रचलित हैं। इस क्रिटिसिज्म का एक ही सही आंसर है, ये वही फॉर्मूलाज हैं जिन्हें 1965 के एडिशन के फॉर्मूलाज को हटाकर रखा गया था, और उन्हें 1954 के एडिशन के फॉर्मूलाज को हटाकर रखा गया था, जिन्हें 1949 के एडिशन के फॉर्मूलाज को हटाकर रखा गया था, जिन्हें 1934 में सिक्योरिटी एनालिसिस में प्रेजेंट ओरिजिनल फॉर्मूलाज के ऑगमेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया गया था। 1976 में ग्राहम की मौत हो गई। अगर वे फॉर्मूलाज जिनका उन्होंने सपोर्ट किया 1934 से 1972 के बीच 5 बार हटाए और बदले गए, आपको क्या लगता है कि वे 2022 में कितने स्ट्रक्चरल होंगे, या फिर 2050 में? ग्राहम की मौत से कुछ टाइम पहले उनसे पूछा गया कि अगर वे अलग अलग स्टॉक्स के ब्रॉड एनालिसिस, वो स्ट्रेटजी जिसके लिए वे प्रसिद्ध थे, के फेवर में थे, उन्होंने आंसर दिया, आमतौर पर नहीं। बेहतर कॉस्ट के अवसर तलाशने के लिए मैं सिक्योरिटी एनालिसिस की ब्रॉड टेक्निक्स का अब एडवोकेट नहीं हूँ। ऐसा कहा जा सकता है कि 40 साल पहले ये एक प्रॉफिटेबल काम था जब हमारी बुक पहली बार पब्लिश हुई, लेकिन तब से लेकर अब तक परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। जो बदला वो ये था, अवसर बढ़ने के साथ साथ कंपटीशन में भी वृद्धि हुई। टेक्नोलॉजीज ने इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया, और जैसे जैसे इकोनॉमिक्स इंडस्ट्रियल से टेक्नोलॉजिकल सेक्टर की ओर बढ़ती गई,
इंडस्ट्रीज बदल गए क्योंकि दोनों ही फील्ड्स के बिजनेस साइकिल और कैपिटल यूज अलग अलग होते हैं। काफ़ी कुछ बदल चुका है। इन्वेस्टिंग हिस्ट्री की एक दिलचस्प स्ट्रेंजनेस ये है कि जितना ज़्यादा पीछे आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा आप एक ऐसे वर्ल्ड को देख रहे होंगे जो आज के टाइम में बिल्कुल लागू नहीं होता। कई इन्वेस्टर्स और इकोनॉमिस्ट ये सोचकर राहत महसूस करते हैं कि उनके प्रिडिक्शन डिकेड्स बल्कि सदियों के डेटा के बेस पर किए गए हैं। लेकिन चूंकि इकोनॉमिक्स बदलती रहती है, हाल ही की हिस्ट्री ज़्यादातर फ्यूचर की सबसे ग्रेट गाइडेंस होती है, क्योंकि इसमें एक ऐसी इंपॉर्टेंट कंडीशन को शामिल करने की ज़्यादा संभावना होती है जो फ्यूचर के रेलेवेंट हो। इन्वेस्टिंग में एक आम कहावत है जिसे मजाक के तौर पर कुछ यूं कहा जाता है कि इस बार बात अलग है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को गलत साबित करना चाहते हैं जो ये अनुमान लगा रहा हो कि फ्यूचर पूरी तरह पास्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो कहिए, ओह तो तुम्हें लगता है कि इस बार बात अलग है, और माइक गिरा दीजिए। इन्वेस्टर्स जॉन टेम्पलन के विचारानुसार इन्वेस्टिंग में सबसे खतरनाक 5 शब्द ये हैं, इस बार बात अलग है। हालांकि टेम्पलेटन ने माना कि कम से कम 20% बार बात अलग होती है। दुनिया बदलती रहती है, सचमुच बदलती है, और ये बदलाव ही है जो टाइम के साथ इंपॉर्टेंट होते चले जाते हैं। माइकल बेटनिक ने इसे इस तरह कहा, इन्वेस्टिंग में सबसे खतरनाक 13 शब्द ये हैं, इन्वेस्टिंग में सबसे खतरनाक 5 शब्द ये हैं, इस बार बात अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें वेल्थ के बारे में सोचते हुए हिस्ट्री को अनदेखा कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बारीकी है। जितना ज़्यादा पीछे आप हिस्ट्री में झांकेंगे उतनी ही जनरल आपके लेसन्स होंगे। जनरल बातें जैसे लोगों का लालच और डर के साथ रिलेशन, तनाव में वे क्या करते हैं। वेल्थ की हिस्ट्री इस तरह की बातों के लिए उपयोगी है, लेकिन स्पेसिफिक ट्रेंड्स, स्पेसिफिक ट्रेड्स, स्पेसिफिक सेक्टर्स, मार्केट के लिए स्पेसिफिक कैजुअल रिलेशनशिप्स और लोगों को अपने पैसे के बारे में क्या करना चाहिए हमेशा ही हो रहे डेवलपमेंट एग्जाम्पल्स रहते हैं। हिस्टोरियंस ईश्वर दूत नहीं होते। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि हमें फ्यूचर के बारे में किस तरह सोचना और स्कीम बनानी चाहिए। आइए अगले चैप्टर में देखते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 13, एरर के लिए जगह, बाय इवॉल्व। किसी भी प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा तब के लिए प्लान बनाना है जब आपका प्लान काम ना करे। अच्छे फाइनेंशियल बिहेवियर के कुछ सबसे ग्रेट एग्जांपल्स एक अनकॉमन जगह पर देखे जा सकते हैं, लॉस वेगस के कसिनो में। हाँ, सब खिलाड़ियों के बीच नहीं, लेकिन कुछ ब्लैकजैक खिलाड़ियों का एक छोटा सा ग्रुप जो कार्ड गिनने की प्रैक्टिस करते हैं, साधारण लोगों को वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में कुछ एबनॉर्मली इंपॉर्टेंट बातें सिखा सकते हैं। एरर के लिए जगह की इंपॉर्टेंस। ब्लैकजैक कार्ड की गिनती के बेसिक लॉस सिंपल हैं। कोई भी ये कंफर्म्ड रूप से नहीं जानता कि डीलर कौन सा कार्ड निकालेगा, लेकिन इस बात पर निगाह बनाए रखने से कि कौन से कार्ड निकाले जा चुके हैं भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेक में कौन से कार्ड बचे होंगे। ऐसा करने से आपको किसी कार्ड के निकाले जाने की सर्टेनिटी का पता चल सकता है। एक खिलाड़ी के रूप में आप तब ज़्यादा बाजी लगाते हैं जब आप जो कार्ड पाना चाहते हैं उसे पाने की सर्टेनिटी आपके फेवर में हो, और तब कम जब ये सर्टेनिटी आपकी अपोजिशन में हो। ये कैसे किया जाता है, उसकी प्रक्रिया यहाँ मायने नहीं रखती। ये जानता है कि वे सर्टेनिटी का खेल खेल रहे हैं, न कि कंफर्मेशन का। किसी भी बाजी में वे सोचते हैं कि उनके सही होने की संभावना है, लेकिन साथ ही साथ वे ये भी जानते हैं कि वो गलत भी हो सकते हैं। उनका पेशा देखा जाए तो ये अजीब लग सकता है, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी पूरी तरह ह्यूमिलिटी पर डिपेंड करती है। इस बात की ह्यूमिलिटी कि वे नहीं जानते और नहीं जान सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो वे इसी हिसाब से खेलते हैं। कार्ड की गिनती का तरीका काम करता है क्योंकि ये संभावना को थोड़ा सा खिलाड़ी की ओर झुका देता है, लेकिन जब सर्टेनिटी आपके फेवर में महसूस हो और आप भारी रूप से बाजी लगाएं और अगर आप गलत निकलें, आप इतना ज़्यादा पैसा हार जाएंगे कि आपके पास खेलते रहने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। ऐसा कोई भी पल नहीं होता जब आप इतने सही हों कि आप अपने सामने रखी हर एक चीज़ दांव पर लगा दें। दुनिया किसी के लिए भी इतनी मेहरबान नहीं होती, कम से कम कंसिस्टेंटली तो नहीं। आपको खुद को मिस्टेक्स के लिए जगह देना ज़रूरी है। आपको तब तक के लिए स्कीम बनानी है जब आपकी स्कीम काम ना करे। ब्रिंगिंग डाउन द हाउस बुक में एक सक्सेसफुल कार्ड गिनने वाले की भूमिका में कैरेक्टराइज्ड केविन ल्यूइस ने इस लॉस के बारे में और ज़्यादा लिखा। हालांकि आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो ये सिद्ध होता है कि कार्ड की गिनती काम करती है, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं देती कि आप हर बाजी जीतेंगे। कसिनो की हर सैर तो रहने ही दें। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास बदकिस्मती की मार झेलने के लिए पर्याप्त पैसा हो। मान लेते हैं कि आपके पास कसिनो के ऊपर लगभग 2% का बेनिफिट है। उसका अब भी ये मतलब है कि कसिनो 49% टाइम जीत सकता है। इसलिए आपके पास इतना पैसा होना ज़रूरी है कि आप अपने खिलाफ लक की मार झेल सकें। एक रूल ऑफ थंब ये है कि आपके पास कम से कम 100 बेसिक यूनिट्स होने चाहिए। मान लीजिए अगर आप $10,000 के साथ शुरुआत करते हैं
तो आप आराम से $100 की यूनिट के साथ खेल सकते हैं। हिस्ट्री ऐसी अच्छी स्कीम से भरी पड़ी है जिन्हें इतने दूर ले जाया गया कि उनमें और ख़राब स्कीम्स में डिफरेंस ही ना दिखे। एरर के लिए जगह रखने में इंटेलिजेंस ये है कि अनसर्टेनिटी, इरेगुलरिटी और संयोग अज्ञात जिंदगी के हमेशा बने रहने वाले हिस्से हैं। उनका सामना करने का सिर्फ एक तरीका ये है कि जो आप सोचते हैं कि होगा और क्या हो सकता है, जिसके बाद आपके अंदर लड़ने की पावर बची रहे, इनके बीच के डिफरेंस को बढ़ाया जाए। बेंजामिन ग्राहम अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लॉस के बारे में जाने जाते हैं। इस बारे में उन्होंने डिटेल में और मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा। लेकिन इस लॉस का मेरा फेवरेट सारांश तब आया जब उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का गोल प्रिडिक्शन को अननेसेसरी करना है। इस सिंपल से स्टेटमेंट में कितनी पावर है, ये और ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप इसे रूम फॉर एरर या रिडंडेंसी भी कह सकते हैं। ऐसे वर्ल्ड में सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने का सिर्फ एक तरीका है जो पॉसिबिलिटीज से चलता है, कंफर्मेशन से नहीं। और वेल्थ से अटैच लगभग सब कुछ इसी वर्ल्ड में पाया जाता है। कंफर्मेशन के साथ प्रिडिक्शन करना डिफिकल्ट है। कार्ड की गिनती करने वाला ये क्लियर रूप से जानता है, क्योंकि कोई भी पॉसिबल रूप से नहीं जान सकता कि एक फटे हुए डेक में कोई कार्ड कहाँ पर होगा। ये उन लोगों के लिए इतना क्लियर नहीं है जो कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं, अगले 10 साल में स्टॉक मार्केट का एवरेज एनुअल रिवॉर्ड कितना होगा, या मैं किस तारीख पर रिटायर हो पाऊंगा। लेकिन बेसिक रूप से ये दोनों एक जैसे ही हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचें। ग्राहम की मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक सिंपल सा सुझाव ये है कि हमें वर्ल्ड को वाइट और ब्लैक, प्रिडिक्टेबल या जुआ के रूप में देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग वेल्थ के साथ जो भी करते हैं उसमें एरर की जगह की ज़रूरत को कम आंकते हैं। स्टॉक एनालिस्ट अपने कस्टमर्स को कॉस्ट बाउंड्री के बजाय कॉस्ट गोल देते हैं। फाइनेंशियल फोरकास्टर्स प्रिसाइज आंकड़ों का अनुमान लगाते हैं, ब्रॉड पॉसिबिलिटीज़ का नहीं। वो पंडित जो अडिग कन्फर्मेशन की बातें करता है, उसके फॉलोअर्स के नंबर कहीं ज़्यादा होंगे बजाय उसके जो ये कहे हम कंफर्म्ड रूप से नहीं जान सकते, या फिर जो संभावनाओं की बात करे। हम हर तरह के फाइनेंशियल वेंचर में ऐसा करते हैं, स्पेसिफिकली उनमें जो हमारे खुद के डिसीजन से संबंधित हों। हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट मैक्स बेंजरमन ने एक बार दर्शाया कि दूसरे लोगों के घरों की रिनोवेशन स्कीम्स को आंकते हुए ज़्यादातर लोग अनुमान लगाते हैं कि ये स्कीम 25% से 50% के बीच बजट से ऊपर होगी। लेकिन बात जब अपनी स्कीम की आती है तो लोग अनुमान लगाते हैं कि काम रेनोवेशन टाइम और बजट के अंदर फिनिश हो जाएगा। ओह, आगे जाकर होने वाली निराशा। 2 बातें हैं जो एरर की जगह को टालने का कारण बनती हैं। पहला ये आइडिया कि हमें ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जो इसका अपोजिट मान लेने की बेचैनी से जन्म लेती है। दूसरी ये कि इसलिए आप वे नेसेसरी कदम ना उठाकर अपने आप को हानि पहुंचा रहे हैं जो उस फ्यूचर को ठीक वैसे ही सच कर सके। लेकिन एरर की जगह अंडर एप्रिशिएटेड है और इसे गलत समझा जाता है। इसे ज़्यादातर एक कंजर्वेटिव बचाव के रूप में देखा जाता है, जिसे वे लोग इस्तेमाल करते हैं जो ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते या अपने विचारों पर विश्वास नहीं रखते। लेकिन जब इसे सही रूप से इस्तेमाल किया जाए तो ये इसका ठीक अपोजिट होता है। एरर के लिए जगह आपको डिफरेंट रिजल्ट्स को सहन करने की कैपेबिलिटीज़ देता है, और सहन शक्ति आपको इतने लंबे टाइम तक टिके रहने देती है कि किसी कम संभावना के रिजल्ट से बेनिफिट उठाने की पॉसिबिलिटी आपके फेवर में हो सके। ज़्यादा बड़े बेनिफिट्स कभी कभार होते हैं, या तो इसलिए कि वे ज़्यादातर नहीं हुआ करते, या फिर इसलिए कि उन्हें संयोजित होने में टाइम लगता है। इसलिए वो इंसान जिसकी स्ट्रेटजी के एक हिस्से में एरर के लिए इनफ जगह है ताकि वो और स्टॉक में कठिनाई झेल सके, वो उस इंसान से बेहतर है जो गलत होने पर पूरी तरह बर्बाद हो जाए और खेल खत्म हो। बिल गेट्स ने इस बात को अच्छी तरह समझा था। जब माइक्रोसॉफ्ट एक नई कंपनी थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस अत्यंत कंजर्वेटिव नज़रिए को अपनाया कि मुझे मेरे बैंक में इतना पैसा चाहिए कि अगर हमें पे आउट ना भी मिले तो भी हम कम से कम 1 ईयर तक टोटल सैलरी का पेमेंट करते रहें। वॉरेन बफेट ने भी 2008 में बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर से बात करते हुए कुछ ऐसा ही थॉट प्रेजेंट किया। मैंने प्रतिज्ञा की है आपसे, रेटिंग एजेंसियों से और अपने आप से कि मैं बर्कशायर को हमेशा इनफ से ज़्यादा कैश के साथ चलाऊंगा। अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं ज़्यादा बेनिफिट्स की उम्मीद में एक रात की भी नींद खराब नहीं करूंगा। 44 ऐसी कुछ जगह हैं जहां इन्वेस्टर्स को एरर की जगह के बारे में सोचना चाहिए। एक है अनसर्टेनिटी, क्या आप अपनी वेल्थ में 30% की गिरावट झेल पाएंगे? स्प्रेडशीट पर शायद हाँ, अपने बिल चुकाने और कैश फ्लो बनाए रखने में, लेकिन मानसिक रूप से क्या? 30% की गिरावट आपके जहन पर क्या प्रभाव डाल सकती है? इसे कम मेजर करना आसान है। सबसे बड़ा अवसर सामने आते ही आपका आत्मविश्वास नीचे गिर सकता है। आप या आपके जीवन साथी सोच सकते हैं कि अब किसी नई स्कीम या फिर नए करियर का टाइम है। मैं ऐसे कई इन्वेस्टर्स को जानता हूं जिन्होंने घाटा झेलने के बाद हार मान ली क्योंकि वे थक चुके थे, शारीरिक रूप से थक चुके थे। स्प्रेडशीट आपको ये ज़रूर बता सकती है कि आंकड़े कब काम करेंगे और कब नहीं, लेकिन वे आपको ये नहीं बता सकती कि जब आप रात में अपने बच्चों को सुलाते टाइम ये सोच रहे हो
कि अगर आपके लिए गए इन्वेस्टिंग डिसीजन गलत निकलें तो आप उनके फ्यूचर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप कैसा महसूस करेंगे? आप तकनीकी तौर पर क्या सहन कर सकते हैं और इमोशनल तौर पर क्या पॉसिबल है? इसके बीच का डिफरेंस एरर की जगह का एक ओवरलुक्ड वर्जन है। दूसरा है रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स। हम हिस्ट्री की ओर देखकर जान सकते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए यूएस स्टॉक मार्केट ने 1870 से महंगाई के बाद 6.8% का एवरेज एनुअल रिवॉर्ड दिया है। रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करते हुए अपने खुद के अलग पोर्टफोलियो से क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए, ये उसका अनुमान लगाने के लिए एक प्रॉपर नेस्ट एग की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। रिवॉर्ड के इन अनुमानों को आप वापस उस अमाउंट में जोड़ सकते हैं जो आपको हर महीने अपनी सेविंग गोल हासिल करने के लिए बचानी होगी। लेकिन क्या हो अगर फ्यूचर रिवॉर्ड कम निकले, या फिर अगर लॉन्ग टर्म हिस्ट्री लॉन्ग टर्म फ्यूचर का अच्छा अनुमान हो और आपकी रिटायरमेंट की तारीख 2009 के जैसे बहुत ज़्यादा बियर मार्केट के बीच में पड़ जाए? क्या हो अगर फ्यूचर में होने वाला बियर मार्केट आपको भयभीत कर दे और आप अपने स्टॉक गंवा दें और फिर आगे चलकर बुल मार्केट से चूक जाएं और फाइनली मार्केट एवरेज से कम रिवॉर्ड कमा पाएं? और क्या हो अगर आपको 30 की एज में किसी मेडिकल इमरजेंसी का पैसा भरने के लिए अपने रिटायरमेंट खाते को खाली करना पड़ जाए? इन सारे क्या हो अगर प्रश्नों का जवाब है जैसे आपने अनुमान लगाया था आप वैसे रिटायर नहीं हो पाएंगे, जो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। समाधान सिंपल है, अपने फ्यूचर के रिवॉर्ड का हिसाब करते हुए एरर के लिए जगह रखें। यह साइंस से ज़्यादा आर्ट है। अपनी खुद की इन्वेस्टिंग के लिए जिसके बारे में मैं डिटेल से 20th चैप्टर में बताऊंगा, मेरा अजम्पशन है कि वो फ्यूचर रिवॉर्ड जो मैं अपने लाइफ टाइम में कमाऊंगा वो हिस्टोरिकली एवरेज की तुलना में 1/3 कम होगा। इसीलिए मैं उससे ज़्यादा बचाता हूँ जितना मैं ये मानकर बचाता कि फ्यूचर पास्ट की तरह होगा। ये मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। फ्यूचर पास्ट के मुकाबले 1/3 कम से कहीं ज़्यादा खराब हो सकता है, लेकिन कोई भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी 100% गारंटी नहीं देती। मैं रात में चैन से सो सकूं, इसके लिए 1/3 का बफर इनफ है। और अगर फ्यूचर पास्ट के जैसा निकला तो ये मेरे लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज होगा। चार्ली मुंगेर कहते हैं परम सुख हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि गोल छोटा रखा जाए। एरर की जगह का एक इंपॉर्टेंट कजिन जिसे ऑथर रिस्क टेकिंग में ऑप्टिमिज्म बायस कहते हैं, या फिर रशियन राउलेट को स्टैटिस्टिकली काम करना चाहिए वाला सिंड्रोम। इसका मतलब है कि डाउनसाइड को इग्नोर करके फेवरेबल रिजल्ट्स के लगाव में अंधा हो जाना। नासिम तालिब कहते हैं आप रिस्क को पसंद करने वाले हो सकते हैं और विनाश से पूरी तरह प्रतिकूल भी, और सच में आपको होना भी चाहिए। बात यह है कि आगे बढ़ने के लिए आपको रिस्क उठाना पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई भी रिस्क जो आपको बर्बाद कर दे लेने लायक नहीं है। रशियन राउलेट खेलते हुए सर्टेनिटी आपके फेवर में होती है, लेकिन डाउनसाइड रिस्क अपसाइड पोटेंशियल के लायक नहीं है। ऐसा कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है जो रिस्क की भरपाई कर सके। वेल्थ के साथ भी ऐसा ही है। अनेकों बेनिफिशियल चीज़ों की सर्टेनिटी आपके फेवर में होती हैं। ज़्यादातर सालों में रियल एस्टेट के दाम ऊपर जाते हैं और ज़्यादातर साल के दौरान आपको हर वीक सैलरी भी मिलती है। लेकिन अगर किसी बात के 95% सही होने की पॉसिबिलिटी है तो 5% गलत होने की पॉसिबिलिटी का मतलब है कि आप नेगेटिव पहलू को जिंदगी में कभी ना कभी अवश्य ही एक्सपीरियंस करेंगे, और नेगेटिव पहलू का कॉस्ट डिस्ट्रक्शन है। बाकी 95% का पॉजिटिव रिजल्ट इस रिस्क के लायक नहीं है, चाहे फिर वो कितना भी फैसिनेटिंग लगे। लेवरेज यहाँ पर डेविल है। लेवरेज यानी अपनी वेल्थ को आगे ले जाने के लिए लोन लेना, ये रेगुलर रिस्क को डिस्ट्रक्टिव बना देता है। खतरा यह है कि कई बार लॉजिकल ऑप्टिमिज्म अपनी आड़ में विनाश की संभावनाओं को छुपाए रखता है। एज अ रिजल्ट हम रिस्क को बाकायदा कम आंकते हैं। हाउसिंग कॉस्ट में पिछले डिकेड में 30% की गिरावट आई। कुछ कंपनियां लोन का पेमेंट नहीं कर पाई। ये कैपिटलिज्म है, ऐसा होता है। लेकिन जिनके पास लेवरेज था उन्हें डबल डिस्ट्रक्शन झेलना पड़ा, बल्कि बर्बाद होने के कारण ने वापस उठ खड़े होने और सही अवसर का बेनिफिट उठाने की हर संभावना को मिटा दिया। एक ऐसा होमओनर जो 2009 में पूरी तरह बर्बाद हो गया, उसके 2010 की कम इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट उठाने की कोई संभावना नहीं थी। लेहमन ब्रदर्स 2009 के सस्ते लोन में इन्वेस्टिंग कर ही नहीं सकते थे, उनका काम तमाम हो चुका था। इसे समझने के लिए मैं अपनी खुद की वेल्थ को डंबल के रूप में देखता हूँ। एक हिस्से के साथ मैं रिस्क उठाता हूँ और दूसरे के बारे में भयभीत रहता हूँ। यह असंगत नहीं है, लेकिन वेल्थ की साइकोलॉजी आपको यह मानने के लिए तत्पर करेगी कि यह है। मैं सिर्फ इस बात को कंफर्म करना चाहता हूं कि मैं अपनी रिस्क की पे ऑफ देखने तक बना रहूं। सक्सेसफुल होने के लिए आपको टिके रहना जरूरी है। मैं वो बात फिर से दोहराना चाहूंगा जो इस बुक में पहले भी कही जा चुकी है। आप जो करना चाहें, जब करना चाहें, जब तक करना चाहें, इसकी कैपेबिलिटीज अनंत रूप से इन्वेस्टिंग पर रिवॉर्ड प्रोवाइड करती हैं। आप जो होने की उम्मीद करते हैं, एरर की जगह उसके चारों ओर की बाउंड्री को बढ़ाने से कहीं ज्यादा करता है। ये आपको ऐसी चीज़ों से सुरक्षित करने में भी हेल्प करता है जिनको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते और जो बहुत ही पेनफुल इवेंट्स हो सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में द बैटल ऑफ स्टार्लिंग हिस्ट्री की सबसे बड़ी लड़ाई थी। इसके साथ ही लोगों के रिस्क झेलने की अनेकों चौंका देने वाली कहानियां भी सामने आई। इनमें से एक 1942 में सामने आई जब एक जर्मन टैंक यूनिट शहर के बाहर घास के मैदानों में रिजर्व के तौर पर रखा गया था।
जब अगली पंक्ति में टैंकों की अत्यंत जरूरत थी, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। उनमें से एक ने भी काम नहीं किया। यूनिट के 104 टैंक में से 20 से भी कम काम कर रहे थे। इंजीनियर्स ने तुरंत प्रॉब्लम का पता लगा लिया। हिस्टोरियन विलियम क्रेग लिखते हैं, एक लाइन में कई वीक तक इनएक्टिव रहने की वजह से खेतों के चूहे टैंक में घुसकर रहने लगे थे और उन्होंने इलेक्ट्रिकल सिस्टम के इंसुलेशन को कतर दिया। जर्मन लोगों के पास वर्ल्ड के सबसे हाई एंड इक्विपमेंट थे और फिर भी वे चूहों से हार गए। आप उनके डिसबिलीफ को इमेजिन कर सकते हैं। ये शायद कभी उनके जहन में भी नहीं आया होगा। ऐसा कौन सा टैंक डिजाइनर होगा जो चूहों से सुरक्षा के बारे में सोचेगा? कोई लॉजिकफुल इंसान तो नहीं, और खासकर वो जिसने टैंकों की हिस्ट्री को पढ़ा हो। लेकिन इस तरह की चीजें होती रहती हैं। आप हर तरह के रिस्क के लिए स्कीम बना सकते हैं, सिवाय उसके जो इतना बेवकूफ़ी भरा लगे कि कभी आपके दिमाग से ही ना होकर गुजरे। और इस तरह की बेवकूफ़ी भरी चीज़ें ही सबसे ज़्यादा हानि पहुंचा सकती हैं, क्योंकि जितना आप सोचते हैं वे उससे कहीं ज़्यादा बार होती हैं और आप नहीं समझ पाते कि उनका सामना कैसे किया जाए। 2006 में वॉरेन बफेट ने अपने इवेंचुअल रिप्लेसमेंट के लिए सर्च की अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो सीरियस रिस्क को पहचानने और उससे बचने के लिए जेनेटिकली प्रोग्राम्ड हो। मैंने ये स्किल ऐसे कई स्टार्टअप्स में देखी है। कोलैबोरेटिव फंड ने सपोर्ट दिया है। किसी भी फाउंडर से उन रिस्क की लिस्ट बनाने को कहिए जिसका वे सामना करते हैं, और कॉमन रिस्क ही बताए जाते हैं। लेकिन एक स्टार्टअप को चलाने की अनुमानित संघर्षों के अलावा यहाँ ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका सामना हमने अपनी पोर्टफोलियो कंपनी में किया है। पानी का पाइप फटने से एक कंपनी का कार्यालय पानी के भराव से नष्ट हो गया। एक कंपनी के कार्यालय में 3 बार चोरी हुई। एक कंपनी को उसकी प्रोडक्शन यूनिट से बाहर निकाल दिया गया। एक स्टोर को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि एक ग्राहक ने हेल्थ मिनिस्ट्री को फोन करके ये कंप्लेंट की कि एक और ग्राहक अपने कुत्ते को साथ लेकर अंदर आया था। एक फंडरेज के बीच एक कंपनी सीईओ की ईमेल स्पूफ कर ली गई, जिस पर उसे सारा ध्यान देना पड़ा। इनमें से कई इवेंट्स कंपनी के फ्यूचर के लिए एग्जिस्टेंशियल थी, लेकिन कोई भी ऐसी नहीं थी जिसका पूर्वाभास किया जा सके, क्योंकि इनमें से एक भी इन सीईओज में से किसी के साथ भी पहले नहीं हुई थी, या फिर किसी और ऐसे के साथ जिसे वे जानते हों। ये एकदम अननोन फील्ड था। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस तरह के अननोन रिस्क से बचना इम्पॉसिबल है, जिसको आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते उसके लिए आप तैयार भी नहीं हो सकते। इस तरह के रिस्क से होने वाले नुकसान से बचने का अगर कोई सही तरीका है तो वो है फेलियर के सिंगल पॉइंट से बचना। जिंदगी में बहुत सी बातों के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रूल ये है कि हर वो चीज़ जो टूट सकती है वो फाइनली टूटेगी भी। इसलिए अगर बहुत सी चीज़ें किसी एक चीज़ के चलने पर डिपेंड करती हैं और वो चीज़ टूट जाती है, आप विनाश से कुछ ही दूर हैं। ये फेलियर का सिंगल पॉइंट है। कुछ लोग फेलियर के सिंगल पॉइंट से बचने में वंडरफुल रूप से अच्छे होते हैं। एयरप्लेन में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट सिस्टम का बैकअप होता है और उस बैकअप का भी बैकअप होता है। मॉडर्न जेट में 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक सिस्टम्स होते हैं। आप सिर्फ एक इंजन के साथ उड़ सकते हैं और टेक्नोलॉजिकल रूप से बिना किसी इंजन के ज़मीन पर उतर सकते हैं, क्योंकि हर जेट रनवे पर सिर्फ ब्रेक्स की हेल्प से उतरने में कैपेबल होना चाहिए, बिना इंजन के रिवर्स थ्रस्ट के। इसी तरह सस्पेंशन ब्रिज बहुत से केबल खोने के बाद भी बिना गिरे टिके रहते हैं। वेल्थ के साथ सबसे बड़ा फेलियर का सिंगल पॉइंट अपने स्पेंडिंग नीड्स के लिए सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड रहना है। जब आपके पास कोई सेविंग्स ना हो आपके प्रेजेंट के खर्च और फ्यूचर के खर्च के बीच के डिफरेंस बनाने के लिए, वो तरकीब जो ज़्यादातर अनदेखी रह जाती है सबसे अमीर लोगों से भी, वो हमने चैप्टर 10 में देखी। ये समझना कि हमें सेविंग्स करने के लिए किसी स्पेसिफिक कारण की ज़रूरत नहीं होती। कार, घर या रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना ठीक है, लेकिन साथ ही ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि उन चीज़ों के लिए सेविंग की जाए जिनका आप अनुमान नहीं लगा सकते या जिन्हें बूझ नहीं सकते। खेतों के चूहों का फाइनेंशियल इक्विवेलेंट। इस बात का प्रेडिक्शन लगाना कि आप अपनी सेविंग्स को कैसे खर्च करें, ये मानकर चलना है कि आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां आप ठीक तरह से जानते हैं कि फ्यूचर में आपका खर्च कितना होगा, जो कोई नहीं जानता। मैं बहुत सेविंग्स करता हूं और मैं नहीं जानता कि फ्यूचर में इसे कहां खर्च करूंगा। कुछ ऐसी फाइनेंशियल स्कीम जो सिर्फ नॉन रिस्क को ध्यान में रखती हैं, उनमें रियल वर्ल्ड में टिके रहने के लिए इनफ सिक्योरिटी बाउंड्री होती है। सच में हर स्कीम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा तब के लिए स्कीम बनाना है जब आपकी स्कीम काम ना करे। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं कि यह आप पर कैसे लागू होगा। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 14, यू विल चेंज, आप बदलेंगे, बाय इवॉल्व। लॉन्ग टर्म स्कीम जितनी महसूस होती है उससे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि टाइम के साथ लोगों के गोल्स और डिज़ायर्स बदल जाते हैं। मैं एक ऐसे दोस्त के साथ बड़ा हुआ जो ना तो प्रिविलेज रखता था और ना ही नेचुरल इंटेलेक्ट, लेकिन वो सबसे मेहनती इंसान था जिसे मैं जानता था। ऐसे लोगों के पास सिखाने को बहुत कुछ होता है, क्योंकि वो सक्सेस के मार्ग के चप्पे चप्पे की सच्चाई समझ सकते हैं। एज अ चाइल्ड उसकी जिंदगी का गोल डॉक्टर बनना था। ये कहना कि संयोग उसके फेवर में था चैरिटेबल होगा,
उस टाइम कोई भी बुद्धिमान इंसान इसे पॉसिबल नहीं समझता, लेकिन वो कोशिश करता रहा और अपने सहपाठियों से एक डिकेड ज्यादा की एज में वो फलस्वरूप डॉक्टर बन गया। जब आप अभाव से शुरू करके अपना रास्ता बनाते हुए मेडिकल स्कूल के टॉप पर पहुंच जाते हैं और सभी बाधाओं के विपरीत एक महान बिजनेस हासिल कर लेते हैं तो कितनी फुलफिलमेंट मिलती है। मैंने उससे कुछ साल पहले बात की। ये डिस्कशन कुछ इस तरह शुरू हुआ। मैं, इतने टाइम बाद तुम कैसे, इतने टाइम बाद तुम कैसे। वह, एकदम खराब करियर। तनाव और काम ने उसे बिल्कुल बोझिल कर दिया था। वो अपनी अभी की कंडीशन से उतना ही निराश लगा जितना वो 15 साल पहले वहां पहुंचने के लिए प्रेरित था। साइकोलॉजी का एक बेस ये है कि लोग अपने फ्यूचर सेल्फ के बुरे फोरकास्टर्स होते हैं। किसी गोल को इमेजिन करना आसान और मजेदार होता है। रियल जिंदगी के तनाव को ध्यान में रखते हुए जो कॉम्पिटिशनरी परस्यूट के साथ बढ़ता जाता है, एक गोल को इमेजिन करना बिल्कुल ही अलग बात है। इसका फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स के लिए स्कीम बनाने की हमारी कैपेबिलिटीज पर बड़ा प्रभाव होता है। हर 5 साल का बच्चा बड़ा होकर ट्रैक्टर चलाना चाहता है। शायद ही ऐसा कोई काम हो जो एक छोटे बच्चे को इस काम से बेहतर लगे, जिसकी शुरुआत और अंत ऐसे होती है, बम बम बीप बीप बड़े ट्रैक्टर ये मैं आया। फिर बड़े होने के बाद वे समझने लगते हैं कि शायद ट्रैक्टर चलाना सबसे अच्छा करियर नहीं है। शायद वे कुछ ज्यादा फैसिनेटिंग और फेमस करना चाहते हैं। इसलिए बचपन में वे वकील बनने का सपना देखते हैं। अब वे सोचते हैं, वे जानते हैं कि उनका प्लान सेट है, लॉ स्कूल और उसकी लागत, हम आ रहे हैं। फिर एक वकील के रूप में वे इतना ज्यादा टाइम काम में बिताते हैं कि वे कभी कभार ही अपनी फैमिली से मिल पाते हैं। इसलिए शायद वे कम इनकम वाली नौकरी ले लेते हैं जिसमें टाइम फ्लेक्सिबल हो। फिर वे पाते हैं कि चाइल्ड केयर इतना महंगा है कि उनकी ज्यादातर सैलरी उसी में चली जाती है और वे स्टे एट होम पेरेंट बनकर घर पर रहना चुन लेते हैं। तब वे सोचते हैं कि उन्होंने सही ऑप्शन चुना है। फिर 70 की एज में उन्हें एहसास होता है कि पूरी जिंदगी घर पर रहने के कारण वे रिटायर होने में इनकैपेबल हैं। हम में से बहुत से लोग जिंदगी में इसी ट्रेजेक्टरी पर चलते हैं। फेडरल रिजर्व के अकॉर्डिंग कॉलेज ग्रेड्स में से सिर्फ 27% अपने मेजर सब्जेक्ट से रिलेटेड जॉब में हैं। घर पर रहने वाले माता पिता में से 29% के पास कॉलेज डिग्री है। कुछ को पॉसिबली अपनी एजुकेशन पर पछतावा है, लेकिन हमें ये बात माननी चाहिए कि 30 की एज में एक नई माँ या पिता जीवन गोल्स के बारे में किस तरह सोचते हैं। वे उस तरह 18 की एज में करियर के गोल साधते हुए नहीं सोचते। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान नेसेसरी हैं, लेकिन चीज़ें बदलती भी हैं, आपके चारों तरफ की दुनिया भी, और साथ ही आपकी डिज़ायर्स और गोल्स भी। ये कहना एक बात है, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, और ये एक्सेप्ट करना अलग बात है कि आज आप खुद नहीं जानते कि फ्यूचर में आप क्या चाहेंगे। और सच ये है, हम में से कुछ ही जानते हैं। जब फ्यूचर में आप क्या चाहेंगे इसे लेकर आपके थॉट बदलने की संभावना हो तो स्थायी लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना डिफिकल्ट होता है। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हिस्ट्री के अंत का भ्रम लोगों की वो प्रवृत्ति है जिसमें वे इस बात से अच्छी तरह अवगत होते हैं कि वे पास्ट से अब तक कितना बदल चुके हैं, लेकिन इस बात को कम आंकते हैं कि फ्यूचर में उनकी पर्सनैलिटीज, डिजायर्स एंड गोल्स कितना बदल सकते हैं। हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट डेनियल गिलबर्ट ने एक बार कहा था, जिंदगी के हर चरण में हम ऐसे डिसीजन लेते हैं जो उन लोगों की जिंदगी को गहन रूप से प्रभावित करेंगे जो हम आगे जाकर बनने वाले हैं। और जब हम उन लोगों में बदल जाते हैं, हम हमेशा अपने डिसीजंस पर खुश नहीं होते। इसलिए युवा लोग उन टैटू को हटवाने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करते हैं जिन्हें बनवाने के लिए बचपन में पैसा खर्च किया था। अधेड़ एज के लोग उन लोगों को तलाक देने की जल्दी में हैं जिनसे जवानी में वे शादी करना चाहते थे। ओल्डर एडल्ट्स उन चीज़ों से पीछा छुड़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं जिन्हें मिडिल एज के एडल्ट्स ने पाने के लिए मेहनत की थी, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। हम सब, उन्होंने कहा, एक ऐसे भ्रम को साथ लेकर चल रहे हैं। ये भ्रम की हिस्ट्री, हमारी पर्सनल हिस्ट्री बस हाल ही में खत्म हुई है कि हम बस अभी वो बने हैं जो हमें हमेशा से बनना था और जो हम अपनी बची हुई जिंदगी में भी बने रहेंगे। हम कभी भी ये लेसन नहीं सीखते। गिलबर्ट की स्टडी दर्शाती है कि 18 ईयर से 68 ईयर की एज तक लोग कैसे इस बात को कम आंकते हैं कि वे फ्यूचर में कितना बदलने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इस कारण कोई भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्कीम कैसे प्रभावित हो सकती है। चार्ली मुंगेल कहते हैं कि कंपाउंडिंग का पहला रूल ये है कि बिना किसी कारण के इसे बाधित ना किया जाए, लेकिन आप वेल्थ की स्कीम को कैसे बाधित ना करें जब करियर, इन्वेस्टिंग, खर्च, बजट एक्सेट्रा जो भी आपको जिंदगी में चाहिए वो बदलता रहता है। ये डिफिकल्ट है। रोनाल्ड रीड, अमीर जेनिटर जिनके बारे में हमने पहले बात की, और वॉरेन बफेट जैसे लोगों के इतना सक्सेसफुल होने का एक कारण ये है कि वे एक ही काम को डिकेड्स तक करते रहे, जिससे कंपाउंडिंग में वाइल्ड इंक्रीमेंट होता रहा। लेकिन हम में से बहुत से लोग लाइफ टाइम में इतना ज़्यादा बदलते हैं कि हम एक ही काम को डिकेड्स तक नहीं करना चाहते या फिर उसके जैसा कुछ भी। इसीलिए 80 साल के एक लाइफ टाइम के बजाय हमारी वेल्थ के पास शायद 20 साल के 4 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। मैं ऐसे युवा लोगों को जानता हूं जो कम इनकम के साथ सादा जीवन बिताते हैं,
और फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक लग्जरी लाइफ की कीमत चुकाने के लिए दिन रात काम करते हैं और ऐसा करने में पूरी तरह से खुश हैं। रिस्क दोनों के लिए है। पहला फैमिली को पालने और रिटायरमेंट की सेविंग की इनकैपेबिलिटी का रिस्क उठाता है, और दूसरा इस पछतावे का कि उसने अपनी जवानी एक क्यूबिकल में गुजार दी। इस प्रॉब्लम का कोई आसान समाधान नहीं है। एक 5 साल के बच्चे से कहकर देखिए कि उसे ट्रैक्टर ड्राइवर नहीं बल्कि एक वकील बनना चाहिए, और वो अपने रोम रोम से इसका विरोध करेगा। लेकिन ऐसी 2 बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना नेसेसरी है जब आप वे फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हों जो आपके मुताबिक लॉन्ग टर्म हैं। हमें फाइनेंशियल आयोजन की एक्सट्रीम बाउंड्रीज से बचना चाहिए। ये मान लेना कि आप कम इनकम के साथ खुश रहेंगे या ज़्यादा इनकम पाने के लिए दिन रात की मेहनत को चुनना इस बात की संभावना को बढ़ा देता है कि एक दिन आप खुद को पछताते हुए पाएंगे। हिस्ट्री के अंत में भ्रम का फ्यूल ये है कि लोग ज़्यादातर कंडीशंस अडेप्ट कर लेते हैं, इसलिए एक्सट्रीम की स्कीम के बेनिफिट्स कुछ भी ना होने की सादगी या सब कुछ पाने का रोमांच कम हो जाते हैं। लेकिन इन एक्सट्रीम बाउंड्रीज के डाउनसाइड्स रिटायरमेंट में समर्थ ना हो पाना या फिर एक ऐसी जिंदगी की ओर पलट कर देखना जो नोटों के पीछे दौड़ते गुजरा चिरस्थायी पछतावा बन जाते हैं। पछतावा तब ज्यादा दुखदायी होता है जब आप पिछली स्कीम को छोड़कर अपोजिट डायरेक्शन में डबल स्पीड से दौड़ें, खोए हुए टाइम की भरपाई करने के लिए। कंपाउंडिंग तब सबसे अच्छे से काम करती है जब आप किसी स्कीम या प्लान को डेवलप होने के लिए ईयर्स या डिकेड्स का टाइम दें। ये सिर्फ सेविंग्स के लिए नहीं बल्कि करियर और रिश्तों के लिए भी उतना ही सच है। इंड्योरेंस ही की है, और जब आप टाइम के साथ अपने बदलने के नेचर को ध्यान में रखकर चलें तो जिंदगी के हर मोड़ पर बैलेंस फ्यूचर में होने वाले पछतावे से बचने और सहनशीलता को बढ़ाने की स्ट्रेटेजी बन जाता है। जिंदगी के हर मोड़ पर बैलेंस्ड एनुअल सेविंग्स, बैलेंस्ड खाली टाइम, बैलेंस्ड ट्रैवल का टाइम और कम से कम फैमिली के साथ बैलेंस टाइम बिताने का गोल किसी भी स्कीम के साथ टिके रहने की संभावना को बढ़ा देता है, और साथ ही पछतावे से बचने में भी हेल्प करता है, बजाय उस कंडीशन के जब इनमें से कोई भी चीज़ एक्सट्रीम पर जा पहुंचे। हमें अपने माइंड को बदलने की रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ सबसे दुखी वर्कर्स जिनसे मैं मिला हूँ ये वे लोग हैं जो किसी करियर पर सिर्फ इसीलिए टिके रहते हैं क्योंकि ये फील्ड उन्होंने 18 ईयर की एज में कॉलेज के मेन सब्जेक्ट का डिसीजन करते हुए चुना था। जब आप हिस्ट्री के एंड के इल्यूजन को एक्सेप्ट करते हैं आप समझ पाते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट जो आपने तब चुना जब आपकी एज लीगल रूप से ड्रिंक करने की भी नहीं हुई थी, उस एम्प्लॉयमेंट में रहकर सोशल सिक्योरिटी के लिए लायक होने की एज तक आनंद आने की संभावना कम है। ट्रिक ये है कि चेंज की रियलिटी को एक्सेप्ट कर जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ा जाए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के इन्वेस्टिंग कॉलमिस्ट जेसन ज्विंग ने साइकोलॉजिस्ट डेनियन कहानीमैन के साथ उनकी बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के लेखन पर काम किया था। ज्विंग ने एक बार कहनेमैन की पर्सनैलिटी की एक स्ट्रेंज कहानी सुनाई जिससे उन्हें बहुत फायदा होता था। डेनी के बारे में जो मुझे सबसे ज्यादा अचंभित करता था वो उनकी हमारे हाल ही में किए गए काम को ब्लास्ट करने की कैपेबिलिटीज थी। ज्विंग ने लिखा, वे और कहानीमैन एंडलेसली किसी चैप्टर पर काम करते लेकिन अगले ही पल कहानीमैन एक ऐसा ट्रांसफॉर्म वर्जन भेजते जिसे पहचानना मुश्किल होता। ये अलग तरह शुरू होता, अलग तरह से खत्म होता। इसमें ऐसे एनेक्डोट्स और प्रूफ होते जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। ये ऐसी स्टडी पर बेस्ड होता जिनके बारे में आपने सुना भी ना हो। जब मैंने डेनी से पूछा कि कैसे वे इस तरह फिर से शुरुआत कर सकते हैं जैसे कि उन्होंने पहला ड्राफ्ट लिखा ही ना हो, ज्विग ने कहना जारी रखा। उन्होंने वे शब्द कहे जिन्हें मैं कभी भुला नहीं पाया। मेरे पास कोई फेल्ड लागत यानी डूबी कॉस्ट नहीं है। फेल्ड कॉस्ट डिसीजन को पास्ट के एफर्ट से जोड़ना जिनका रिफंड नहीं हो सकता। ऐसे वर्ल्ड में एक तनाव की तरह है जहां लोग टाइम के साथ बदलते रहते हैं। वे हमारे फ्यूचर के अस्तित्व को पास्ट के डिफरेंट सेल्फ का कैदी बना देते हैं। ये उसी तरह है जैसे कोई अजनबी आपके लिए जिंदगी के बड़े डिसीजन ले रहा हो। ये एक्सेप्ट करना कि वे फाइनेंशियल डिसीजन तब लिए गए जब आप एक अलग इंसान थे, उन्हें लाइफगार्ड की हेल्प से घसीटने के बजाय बेदी से पीछे छोड़ देना फ्यूचर में होने वाले पछतावे से बचा सकता है। और जितनी जल्दी ये किया जाए उतना ही जल्दी आप कंपाउंडिंग की ओर लौट सकते हैं। आगे चलिए कंपाउंडिंग की एडमिशन फीस के बारे में बात करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 15, कुछ भी फ्री नहीं होता, बाय इवॉल्व। हर चीज की एक कॉस्ट होती है लेकिन हर कॉस्ट पर लेबल नहीं छपी होती। हर चीज की एक कॉस्ट होती है और वेल्थ रिलेटेड ज्यादातर चीजों के लिए चाबी उनके कॉस्ट को जानना और उसे चुकाने के लिए इच्छुक होना है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर चीजों की कॉस्ट तब तक क्लियर नहीं होती जब तक हम खुद उनको एक्सपीरियंस ना कर लें, जब बिल ओवरड्यू हो। 2004 में जनरल इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी थी जिसकी नेटवर्थ $1 ट्रिलियन की 1/3 थी। बीते डिकेड के हर ईयर में ये पहले या दूसरे जगह पर रही थी, जो कॉर्पोरेट एरिस्टोक्रेसी का एक चमकता एग्जाम्पल था। फिर सब मानो टूट कर ढह गया। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने जनरल इलेक्ट्रॉनिक की फाइनेंशियल डिवीजन को अस्त व्यस्त करके रख दिया, जो कंपनी के आधे से ज्यादा प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था।
एज अ रिजल्ट इसे मिट्टी के मोल बेच दिया गया। ऑयल और एनर्जी की आगामी बाजियां भी दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुई, जिनसे कई बिलियन का नुकसान हुआ। जीई का स्टॉक 2007 में $40 से गिरकर 2008 में $7 तक आ पहुंचा। सीईओ जेफ एमलेट, जो 2007 से कंपनी संभाल रहे थे, उन पर इमीडिएटली हार्श ब्लेम किए गए। उन्हें उनकी लीडरशिप, एक्विजिशन, डिविडेंड कटिंग, लेइंग ऑफ वर्कर और जाहिर तौर पर गिरते स्टॉक कॉस्ट के लिए क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। सही भी है, अच्छे टाइम में जिनके पास इनहेरिटेड वेल्थ होती है वे पासा पलटने पर जिम्मेदारी भी उठाते हैं। 2017 में वे पद से हट गए, लेकिन जाते टाइम एमलेट कुछ गहन कर गए। अपने उन आलोचकों को जवाब देते हुए जिन्होंने उन्हें गलत ठहराया था और कहा था कि उन्हें जो करना चाहिए था वो ऑब्वियस था, एमलेट ने अपने सक्सेसर से कहा, हर काम तब तक आसान नजर आता है जब तक आप उसे ना कर रहे हों। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अखाड़े में खड़े इंसान के स्ट्रगल भीड़ में खड़े लोगों के लिए इनविजिबल होते हैं। डिटेल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, रेगुलेटर्स और इंटरेस्ट ब्यूरोक्रेसी की कन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स का सामना करना न सिर्फ डिफिकल्ट है बल्कि प्रॉब्लम्स की सेवरिटी को तब तक समझा नहीं जा सकता जब तक आप खुद उनका सामना न करें। एमलेट का सक्सेसर, जो सिर्फ 14 महीने टिक सका, उसने भी ये बात सही तरह समझ ली। बहुत सी चीज़ें लॉस की तुलना में यूज़ में ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं। कई बार ऐसा इसलिए होता है कि हम अति विश्वासी हो जाते हैं। ज़्यादातर हम सक्सेस के कॉस्ट को सही तरह नहीं आंक पाते और इसी तरह हम इसे चुकाने में भी कैपेबल नहीं हो पाते। 2018 तक 50 ईयर के टाइम फ्रेम में S&P में 119 गुना की वृद्धि हुई। आपको करना बस ये था कि आराम से बैठकर अपनी वेल्थ की कंपाउंडिंग होने दें। लेकिन जाहिर सी बात है, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग आसान ही नज़र आती है जब उसे आप खुद ना कर रहे हों। स्टॉक लंबे टाइम तक रोक कर रखिए, आप ज़्यादातर सुनेंगे। ये अच्छी सलाह है, लेकिन आप ये कैसे जानेंगे कि जब स्टॉक में गिरावट आ रही हो तो लंबे टाइम वाला नज़रिया बनाए रखना कितना डिफिकल्ट होता है। हर लायक चीज़ की तरह सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग भी एक कॉस्ट की मांग करती है, लेकिन इसकी मुद्रा डॉलर या सेंट नहीं है। ये है अनसर्टेनिटी, डर, डाउट और पछतावा। वे सभी जिन्हें अनदेखा करना आसान है जब तक आप रियलिटी में उनका सामना ना करें। ये समझने की इनकैपेबिलिटी कि इन्वेस्टिंग की भी कॉस्ट हो सकती है, हमें बिना कुछ किए कुछ पाने के लिए लुभा सकती है और किसी दुकान से सामान चुराने की तरह शायद ही कभी इसका अंत भला होता है। मान लीजिए आपको एक नई कार चाहिए जिसकी कीमत $30,000 है। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, इसके लिए $30,000 की पेमेंट करें। नंबर 2, एक सस्ती इस्तेमाल हुई कार ढूंढें। या नंबर 3, इसे चुरा लें। इस मामले में 99% लोग तीसरे ऑप्शन से बचना जानते हैं क्योंकि एक कार चुराने का रिजल्ट उसके फायदे पर भारी पड़ सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आप अगले 30 साल में 17% एनुअल रिवॉर्ड कमाना चाहते हैं जिससे आप शांतिपूर्वक रिटायर हो सकें। क्या ये रिवॉर्ड फ्री में मिलता है? बिल्कुल नहीं। दुनिया कभी भी इतनी अच्छी नहीं होती। हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है और इसे चुकाना पड़ता है। इस मामले में ये मार्केट का एक कभी ना खत्म होने वाला मजाक है जो बड़े रिवॉर्ड देती तो है फिर उतनी ही जल्दी उन्हें ले भी लेती है। डिविडेंड्स मिलाकर 1950 से 2019 के बीच डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 17% का एनुअल रिवॉर्ड दिया, जो बहुत बढ़िया है। लेकिन इस टाइम फ्रेम में सक्सेस की कॉस्ट भयंकर रूप से ज़्यादा रही। आपकी स्क्रीन पर जो चार्ट है इसमें शेडेड लाइंस दिखाती हैं कि अपने पिछले मैक्सिमम कॉस्ट से कम 5% कम कब था। मार्केट रिवॉर्ड की कॉस्ट ये होती है, ये फीस, ये कॉस्ट ऑफ एडमिशन, और ये काफ़ी दर्द पहुंचाती है। और उत्पादों की ही तरह जितना बड़ा रिवॉर्ड होगा उतनी ही ज़्यादा कॉस्ट। नेटफ्लिक्स स्टॉक ने 2002 से 2018 के बीच 35,000 का रिवॉर्ड दिया, लेकिन 94% दिनों में अपने पिछले मैक्सिमम कॉस्ट से कम पर बिजनेस किया। मॉन्स्टर बेवरेज ने 1995 से 2018 के बीच 319,000 का रिवॉर्ड दिया, हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड में से एक। लेकिन इस टाइम फ्रेम में 95% टाइम इसने पिछले मैक्सिमम कॉस्ट से कम पर बिजनेस किया। इंपॉर्टेंट पहलू ये है, कार की तरह यहाँ भी आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। अनसर्टेनिटी और अप्स एंड डाउन्स को एक्सेप्ट कर आप ये कॉस्ट चुका सकते हैं, या फिर आप कम अनसर्टेनिटी और पेमेंट वाली कोई वेल्थ तलाश सकते हैं, ठीक इस्तेमाल की गई कार की तरह। या फिर आप कार की चोरी की तरह एक बड़ी चोरी का अटेम्प्ट कर सकते हैं, रिवॉर्ड पाने का अटेम्प्ट करना इसके साथ आने वाली अनसर्टेनिटी से बचते हुए। इन्वेस्टिंग में ज़्यादातर लोग तीसरा ऑप्शन चुनते हैं, एक कार के चोर की तरह। वे ऐसी तरकीबें और स्ट्रेटजीज बनाते हैं जिससे कॉस्ट चुकाए बिना रिवॉर्ड पा सकें। वे ट्रेड इन और ट्रेड आउट करते हैं। वे अगली रिसेशन से पहले बेचने और अगले उछाल से पहले खरीदने की कोशिश में लगे रहते हैं। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स थोड़े बहुत एक्सपीरियंस से भी ये जान जाते हैं कि अनसर्टेनिटी आम और कॉमन है। फिर काफ़ी इन्वेस्टर्स अगले कदम के रूप में वो चुनते हैं जो सबसे लॉजिकल महसूस होता है, इससे बचने की कोशिश करना। लेकिन पैसे के भगवान ऐसे लोगों को अटेंशन नहीं देते जो बिना कॉस्ट चुकाए रिवॉर्ड पाने की कोशिश करते हैं। कुछ कार के चोर शायद बचकर निकल जाएं, कहीं ज़्यादा पकड़े भी जाएंगे और फिर उन्हें पनिश भी किया जाएगा।
इन्वेस्टिंग में भी ठीक ऐसा ही होता है। मॉर्निंग स्टार ने एक बार टेक्टिकल म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस पर नजर डाली, जिनकी स्ट्रेटजी सही मौके पर स्टॉक और बॉन्ड के बीच अदला बदली करना है, जिससे वे कम रिस्क पर ज़्यादा मार्केट रिवॉर्ड हासिल कर सकें। वे बिना कॉस्ट चुकाए रिवॉर्ड पाना चाहते हैं। ये स्टडी 2010 के बीच से 2017 के एंड तक के टाइम फ्रेम पर सेंटर्ड थी, जब यूएस स्टॉक मार्केट में रिसेशन के डर से घमासान मचा था और S&P 500 में 20% की गिरावट हुई थी। ठीक इसी तरह के एनवायरनमेंट में टेक्टिकल फंड काम करते हैं। ये उनका जगमगाने का टाइम था। मॉर्निंग स्टार की गिनती के अकॉर्डिंग इस टाइम फ्रेम के दौरान 112 टेक्टिकल म्यूचुअल फंड थे। इनमें से सिर्फ 9 के रिवॉर्ड और रिस्क मिलाकर और बेहतर थे, बजाय साधारण 60-40 स्टॉक बॉन्ड फंड के। 1/4 से कम टेक्टिकल फंड में इंडेक्स से स्मॉलर मैक्सिमम गिरावट थी। मॉर्निंग स्टार ने लिखा, कुछ एक्सेप्शंस के अलावा टेक्टिकल फंड ने कम बेनिफिट्स हासिल किया, ज़्यादा अनस्टेबल रहे और रिस्क से उतने ही घिरे हुए थे जितना हेड्स ऑफ फंड। बहुत से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग करते टाइम इस बात में आ जाते हैं। मॉर्निंग स्टार के अकॉर्डिंग एवरेज इक्विटी फंड इन्वेस्टर्स ने जिन फंड में इन्वेस्टिंग किया उनमें पर ईयर आधे % के अमाउंट से अंडर परफॉर्म किया, जो खरीदने और बेचने का नतीजा था, जबकि उन्हें खरीद कर रोके रखना था। आयरनी ये है कि कॉस्ट चुकाने से बचने के लिए इन्वेस्टर्स को 2 गुना कॉस्ट चुकाना पड़ता है। वापस GI की बात करते हैं। इसकी अनेकों मिस्टेक में से एक ओल्ड CEO जैक वेल्च के टाइम से जनरेट होती हैं। वेल्च ये कंफर्म करने के लिए प्रसिद्ध हो गए थे कि पर शेयर क्वार्टरली इनकम वॉल स्ट्रीट के प्रेडिक्शन को पछाड़ दे। वे ग्रैंड मास्टर थे। अगर वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट $0.25 पर शेयर की एक्सपेक्टेशन करते तो जैक कुछ भी करके $0.26 प्रोवाइड करते, फिर चाहे बिजनेस या इकोनॉमिक्स की दशा कैसी भी हो। वे ऐसा आंकड़ों की मैसेजिंग से करते थे। ये चैरिटेबल डिस्क्रिप्शन है। फ्यूचर के क्वार्टर्स में से बेनिफिट्स निकालकर प्रेजेंट क्वार्टर में डालना, ताकि ओबीडियंट नंबर्स आपके मालिक को सलाम कर सकें। फोर्ब्स ने ऐसी ही दर्जनों एग्जाम्पल्स में से एक का वर्णन करते हुए कहा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक ने लगातार 2 सालों तक एंड यूजर्स के बजाय फाइनेंशियल पार्टनर्स को लोकोमोटिव बेचे, जिसने ओनरशिप के ज्यादातर रिस्क को GE पर ला छोड़ा। वेल्च ने अपने खेल को कभी नहीं नकारा। उन्होंने अपनी बुक स्ट्रेट फ्रॉम द गट में लिखा, क्राइसिस टाइम्स को लेकर हमारे बिजनेस लीडर का रिस्पॉन्स GE कल्चर की तरह था। क्वार्टर के बुक्स बंद होने पर भी बहुत से तुरंत इनकम की कमी को भरने का प्रस्ताव देते। कुछ कहते कि वे सरप्राइज को ऑफसेट करने के लिए अपने बिजनेस में एक्स्ट्रा $10 मिलियन, $20 मिलियन या फिर $30 मिलियन लगा सकते थे। नतीजा ये निकला कि वेल्च की लीडरशिप में शेयर होल्डर को कीमत नहीं चुकानी पड़ी। उन्हें कंसिस्टेंसी और प्रिडिक्टेबिलिटी हासिल हुई। एक ऐसा स्टॉक जो ईयरली बिना अनसर्टिनिटी के सरप्राइज के बढ़ता रहा, फिर बिल ड्यू हो गया, जैसा कि हमेशा होता है। GE के शेयर होल्डर को एक डिकेड तक उस महाकाय घाटे की मार झेलनी पड़ी, जो पहले अकाउंटिंग दावपेच की वजह से सिक्योर थे। वेल्च के युग के छोटे मुनाफे आज बड़ा घाटा बन गए। इसका सबसे स्ट्रेंज एग्जाम्पल फेल्ड मॉर्टगेज जाइंट फ्रेडी मैक और फैनी मेई के रूप में देखने को मिलता है, जिन्हें 2000 के डिकेड की शुरुआत में अपनी प्रेजेंट इनकम को कई बिलियन डॉलर से अंडर रिपोर्ट करते पकड़ा गया। उनका ऐसा करने का गोल ये था कि उस बेनिफिट को फ्यूचर के टाइम फ्रेम में फैलाकर इन्वेस्टर्स को स्मूथनेस और प्रिडिक्टेबिलिटी के भ्रम में रखा जा सके, कीमत न चुकाने का भ्रम। क्वेश्चन ये उठता है, इतने लोग जो कार, घर, भोजन और छुट्टियों का कॉस्ट चुकाने को तैयार हैं, अच्छे इन्वेस्टिंग रिवॉर्ड का कॉस्ट चुकाने से क्यों बचते हैं? जवाब आसान है। इन्वेस्टमेंट सक्सेस की कॉस्ट तुरंत ऑब्वियस नहीं होती। ये कोई प्राइस टैग नहीं जिसे आप देख सकें। इसलिए जब बिल ड्यू होता है, ये कुछ अच्छा पाने की कॉस्ट की तरह महसूस नहीं होता। ये कुछ गलत करने का फाइन जैसा लगता है। और हालांकि लोग कॉस्ट चुकाने के लिए राजी रहते हैं, फाइन से हमेशा बचा जाता है। ट्रैफिक के फाइन और IRS के फाइन का मतलब होता है कि आपने कुछ गलत किया है, जिसके लिए आपको सजा मिलनी जरूरी है। कोई भी इंसान जो अपनी वेल्थ को घटता देखे और वो घटाव उसे फाइन रूप में दिखे, वो स्वाभाविक रूप से फ्यूचर में उससे बचना चाहेगा। ये बहुत साधारण सुनाई पड़ता है, लेकिन मार्केट की वोलेटिलिटी को फाइन के बजाय कॉस्ट के रूप में देखना उस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए नेसेसरी है, जो आपको इतने टाइम तक टिके रहने दे कि आपकी इन्वेस्टिंग का बेनिफिट आपके फेवर में ही जाए। कुछ इन्वेस्टर्स की ये कहने की प्रवृत्ति होती है, अगर मैं अपनी 20% वेल्थ को खो दूं तो भी मैं संभाल लूंगा। नए इन्वेस्टर्स के लिए ये दोहरे रूप से सच है, जिन्होंने कभी भी 20% के घाटे का एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन अगर आप वोलेटिलिटी को एक कॉस्ट के रूप में देखेंगे, चीज़ें अलग नजर आएंगी। डिज्नीलैंड के टिकट का कॉस्ट $100 होता है, लेकिन इसके बदले आपको अपने बच्चों के साथ एक यादगार दिन बिताने को मिलता है। पिछले ईयर लगभग 18 मिलियन लोगों को लगा कि यह कॉस्ट चुकाने लायक था। कुछ को लगा कि $100 कोई सजा या जुर्माना था। कॉस्ट का सही समझौता प्रत्यक्ष होता है, जब ये साफ हो कि आप इसे चुका रहे हैं। इन्वेस्टिंग में भी ऐसा ही है, जहां वोलेटिलिटी लगभग हमेशा एक कॉस्ट होती है, जुर्माना नहीं। मार्केट रिवॉर्ड कभी फ्री नहीं होते और ना ही कभी होंगे, और प्रोडक्ट की तरह वे आपसे एक कॉस्ट चुकाने की मांग करते हैं। इस तरह कॉस्ट को चुकाने के लिए कोई आपको मजबूर नहीं करता, ठीक जैसे कोई आपको डिज्नीलैंड जाने के लिए मजबूर नहीं करता।
आप एक लॉजिकल मेले में जा सकते हैं जहाँ की टिकट सिर्फ $10 हो, या फिर फ्री में घर पर रह सकते हैं। आप ऐसे भी अच्छा टाइम बिता सकते हैं, लेकिन आमतौर पर आपको वही मिलेगा जिसकी आप कॉस्ट चुकाएंगे। मार्केट में भी यही होता है। वोलेटिलिटी या अनसर्टिनिटी की कॉस्ट, रिटर्न की कॉस्ट, कम कॉस्ट वाले पार्क जैसे कैश और बॉन्ड से बड़े रिवॉर्ड पाने की एडमिशन फीस है। उपाय ये है कि आप खुद को समझाएंगे कि मार्केट की कॉस्ट वर्थ इट है। वोलेटिलिटी और अनसर्टिनिटी का सामना करने का यही सही तरीका है। सिर्फ इसे झेलना नहीं, बल्कि ये समझ पाना कि ये एक चुकाने लायक प्रवेश कॉस्ट है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ऐसा ही हो। कभी कभी डिज्नीलैंड में बारिश भी हो जाती है, लेकिन अगर आप एडमिशन कॉस्ट को फाइन की तरह देखेंगे, आप कभी भी जादू का आनंद नहीं ले पाएंगे। कॉस्ट का पता करें और फिर उसे चुकाएं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 16, आप और मैं, बाय इवॉल्व। ऐसे लोगों से फाइनेंशियल संकेत लेते वक्त सावधान रहें जिनका खेल आपसे अलग हो। 2000 के डिकेड की शुरुआत में .com बबल के इम्प्लोजन ने हाउस होल्ड वेल्थ को $6.2 ट्रिलियन से घटा दिया। हाउसिंग बबल के एंड ने $8 ट्रिलियन कम कर दिए। इस बात पर और ज्यादा जोर नहीं दिया जा सकता कि फाइनेंशियल बबल कितने डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, वे कितने ही जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये सब आखिर क्यों होता है, और ये क्यों होता ही रहता है? हम अपने लेसन्स क्यों नहीं सीखते? यहाँ एक कॉमन आंसर ये है कि लोग लालची होते हैं, और लालच इंसान स्वभाव का कभी ना मिटने वाला फीचर है। ये सच हो सकता है और ज़्यादातर लोगों के लिए ये ठीक ठाक जवाब है। लेकिन चैप्टर 1 से याद रखिए, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। लोग ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं जिन पर उन्हें बाद में पछतावा हो, और वे ऐसा ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन और लॉजिक के अभाव में करते हैं। लेकिन जब ये डिसीजन लिए गए तब वे उनके लिए मायने रखते थे। बबल का दोष लालच पर डालकर वहीं रुक जाने से हम ये लेसन सीखने से चूक जाते हैं कि हिंडसाइट में जो डिसीजन लालची नजर आते हैं, लोग उन्हें क्यों और कैसे लॉजिकल ठहराते हैं। बबल से लेसन लेना डिफिकल्ट इसलिए भी है क्योंकि वे कैंसर की तरह नहीं होते, जहां बायोप्सी से हमें साफ चेतावनी और डायग्नोसिस मिल जाए। वे किसी पॉलिटिकल पार्टी के राइज और फॉल की तरह ज्यादा होते हैं, जहां हिंडसाइट में रिजल्ट तो साफ होता है, लेकिन कारण और दोष पर कभी सहमति नहीं होती। इन्वेस्टिंग रिवॉर्ड के लिए कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, और किसी को हर टाइम पर हर एसेट की ओनरशिप चाहिए, जिसका मतलब ये है कि बबल का आइडिया ही हमेशा कंट्रोवर्शियल रहेगा, क्योंकि कोई भी ये नहीं सोचना चाहता कि वे ओवर वैल्यूड एसेट के मालिक हैं। हिंडसाइट में लेसन सीखने के बजाय हम पॉसिबली निंदा करने के लिए उंगलियां उठाते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी पूरी तरह से क्लियर कर पाएंगे कि बबल आखिर क्यों होते हैं। ये ठीक ये पूछने जैसा है कि वॉर क्यों होते हैं। इसके लगभग हमेशा ही कई कारण हो सकते हैं, उनमें से कई कन्फ्लिक्टिंग और सभी कंट्रोवर्शियल। ये बहुत ही जटिल सब्जेक्ट है जिसके सिंपल आंसर नहीं है, लेकिन मैं उनके होने का एक ऐसा कारण सामने रखना चाहूँगा जो अनदेखा भी रह जाता है और पर्सनल रूप से आप पर लागू भी होता है। इन्वेस्टर्स ज़्यादातर दूसरे इन्वेस्टर से क्यूज ले लेते हैं जो उनसे बिल्कुल अलग खेल खेल रहे हों। फाइनेंस में एक ऐसा आइडिया है जो इनोसेंट महसूस होता है, लेकिन जिसने बेहिसाब डैमेज किया है। वो आइडिया या सोच ये है कि एक ऐसे वर्ल्ड में जहां इन्वेस्टर्स के गोल और टाइम होराइजन अलग अलग हैं, एसेट का सिर्फ एक लॉजिकल प्राइस होता है। अपने आप से पूछिए, आज आपको गूगल स्टॉक के लिए कितना प्राइस चुकाना चाहिए? आंसर इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन हैं। क्या आपके पास 30 ईयर का टाइम फ्रेम है तो सही दाम जानने के लिए अगले 30 साल तक गूगल के डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज की सोबर एनालिसिस करनी होगी। क्या आप 10 साल में कैश वापस निकालने का सोच रहे हैं तो सही दाम जानने के लिए अगले डिकेड में टेक इंडस्ट्री की कैपेबिलिटीज का एनालिसिस करना होगा, और साथ ही इसका भी कि गूगल मैनेजमेंट अपने विजन पे एग्जीक्यूट कर सके। क्या आप 1 साल के भीतर ही बेचने का सोच रहे हैं तो फिर गूगल के प्रेजेंट प्रोडक्ट सेल्स साइकिल पर ध्यान दीजिए, ये जानने के लिए कि बियर मार्केट होगा कि नहीं। क्या आप डे ट्रेडर हैं तो सही दाम होगा, किसे फर्क पड़ता है, क्योंकि सिर्फ अब और दोपहर के बीच जो होगा आप बस उसमें कुछ पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी भी कीमत पर अकॉम्प्लिश किया जा सकता है। जब इन्वेस्टर्स के गोल्स और टाइम होराइजन अलग होते हैं, और हर वेल्थ ग्रुप में ऐसा होता ही है, जो कॉस्ट एक इंसान को मजाक लगती है किसी दूसरे के लिए मीनिंगफुल हो सकती है, क्योंकि जिन पहलुओं पर वे इन्वेस्टर्स ध्यान देते हैं वे अलग हैं। 1990 के .com बबल को ही लीजिए। लोग 1999 में याहू स्टॉक को देखकर कह सकते हैं वो पागलपन था, जिलियन टाइम्स का प्रॉफिट। उस कॉस्ट निर्धारण का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन बहुत से इन्वेस्टर्स जिनके पास 1999 में याहू स्टॉक था, उनकी टाइम होराइजन इतनी छोटी थी कि उनके लिए एक रिडिकुलस कॉस्ट चुकाना मीनिंगफुल था। एक डे ट्रेडर जो वो चाहे निष्पादित कर सकते हैं, चाहे याहू के एक शेयर की कीमत $5 रही हो या $500, फर्क नहीं पड़ता था जब तक वो उस दिन सही डायरेक्शन में जाए, और ऐसा हुआ भी कई सालों तक। फाइनेंस का एक आयरन रूल ये है कि पैसा रिवॉर्ड का उस बाउंड्री तक पीछा करता है जहां तक कर सके। अगर किसी एसेट में मोमेंटम है, ये टाइम के एक टाइम फ्रेम में कंसिस्टेंटली ऊपर बढ़ती रही है, शॉर्ट टर्म कारोबारियों के एक ग्रुप के लिए यह मानना कतई बेवकूफ़ी भरा नहीं है कि ये ऊपर जाती रहेगी, इंडेफिनिट टाइम के लिए नहीं।
बस उस छोटी टाइम में जिसमें वे चाहते हैं। मोमेंटम शॉर्ट टर्म कारोबारियों को प्रॉपर रूप से अट्रैक्ट करता है और बस फिर रोमांचक शुरुआत हो जाती है। बबल तब बनते हैं जब शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड इतनी अमाउंट कलेक्ट कर लेते हैं कि इन्वेस्टर्स की बनावट ज़्यादातर लॉन्ग टर्म से ज़्यादातर शॉर्ट टर्म में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रिया खुद ब खुद बढ़ती रहती है। जैसे जैसे व्यापारी शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड को बढ़ाते हैं, वे और ज़्यादा व्यापारियों को आकर्षित करते हैं। शीघ्र ही, और इसमें ज़्यादा दिन नहीं लगती, सबसे ज़्यादा प्राधिकार वाले इफेक्टिव मार्केट कॉस्ट सेटर वे होते हैं जिनकी टाइम होराइजन छोटी होती है। बबल इतना ज़्यादा वैल्यूएशन राइजिंग से रिलेटेड नहीं होते, वे किसी और बात का संकेत होते हैं। छोटी होती टाइम होराइजन का, जैसे जैसे और नए व्यापारी खेल में उतरते हैं। ये कहना आम बात है कि .com बबल फ्यूचर के बारे में इलॉजिकल ऑप्टिमिज्म का टाइम था, लेकिन उस युग की एक सबसे बड़ी खबर ट्रेडिंग की रिकॉर्ड वॉल्यूम की अनाउंसमेंट थी, जो होता ही है जब इन्वेस्टर्स एक ही दिन में खरीदें और बेचें। इन्वेस्टर्स, पर्टिकुलरली वे जो कॉस्ट सेट कर रहे थे, अगले 20 साल के बारे में नहीं सोच रहे थे। 1999 में एवरेज म्यूचुअल फंड का टोटल टर्नओवर 120% था, जिसका मतलब ये है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा अगले 8 महीने के बारे में ही सोच रहे थे। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जिन्होंने भी म्यूचुअल फंड खरीदे, वे भी ठीक ऐसा ही कर रहे थे। मैगी मेहर ने अपनी बुक बुल में लिखा, 90 के डिकेड के मिडिल तक प्रेस ने एनुअल स्कोर कार्ड को रिपोर्ट से बदल दिया था, जो हर 3 महीने में आती थी। इस परिवर्तन ने इन्वेस्टर को बेहतर परफॉर्मेंस का अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया। चार्ट में बेस्ट फंड को देखने के लिए उस टाइम जब वो सबसे महंगे थे। ये डे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट और हर मिनट की मार्केट कमेंट्री का युग था। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप लॉन्ग टर्म विचारों से जोड़ें। 2000 के डिकेड के मिडिल में हुए हाउसिंग बबल में भी ठीक ऐसा ही हुआ। अगले 10 साल के लिए अपनी फैमिली के लिए फ्लोरिडा के 1-2 बेडरूम के घर पर $70,000 खर्च करने को सही सिद्ध करना डिफिकल्ट है, लेकिन ये मीनिंगफुल लगेगा अगर आप कुछ महीनों में बढ़ते मूल्यों को तुरंत बेनिफिट्स उठाने के लिए उस घर को मार्केट में फ्लिप कर दें। उस बबल के दौरान बहुत से लोग ठीक यही कर रहे थे। रियल इस्टेट लेन देन को ट्रैक करने वाली एक कंपनी एटम के आंकड़ों के अकॉर्डिंग अमेरिका में ऐसे घरों के नंबर्स जो 12 महीने के टाइम फ्रेम में एक से ज्यादा बार बिके, वे फ्लिप कर दिए गए थे। उनकी कीमत बबल के दौरान 5 गुना बढ़ गई थी। 2000 के पहले क्वार्टर में 20,000 से 2004 के पहले क्वार्टर में 1 लाख से ऊपर। बबल के बाद ये फ्लिपिंग 40,000 पर क्वार्टर तक घट गई और तब से लगभग ये वहीं टिकी हुई है। क्या आपको लगता है कि फ्लिप करने वाले इन लोगों को लॉन्ग टर्म कॉस्ट टू रेंट के रेशियो की परवाह थी, या फिर जो कॉस्ट उन्होंने चुकाए उनके पीछे लॉन्ग टर्म इनकम गेन का भरोसा था? बिल्कुल नहीं। उनके खेल में वे आंकड़े मायने नहीं रखते थे। उनके लिए मायने बस ये रखता था कि घर का कॉस्ट आने वाले महीने में बीते महीने से ज़्यादा होगा, और बहुत सालों तक ऐसा हुआ भी। आप इन इन्वेस्टर्स के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। आप उन्हें गैम्बलर बुला सकते हैं, आप उन्हें गैर जिम्मेदार भी कह सकते हैं, आप उनके बड़े रिस्क उठाने की विलिंगनेस सर हिलाकर असहमति जता सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उन सबको इलॉजिकल कह सकते हैं। बबल का निर्माण लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिना सोचे समझे पार्टिसिपेशन से इतना रिलेशन नहीं रखता। इसका रिलेशन लोगों के कुछ हद तक लॉजिकल रूप से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की ओर बढ़ने से है, उस मोमेंटम का बेनिफिट उठाने के लिए जो खुद ब खुद बढ़ रहा हो। आप लोगों से क्या करने की एक्सपेक्टेशन करते हैं जब मोमेंटम एक बड़ा शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड देने की कैपेबिलिटीज को जनरेट कर देता है? बैठकर पेशेंटली वेट करना? कभी नहीं। दुनिया ऐसे काम नहीं करती। लोग हमेशा बेनिफिट्स के पीछे जाते हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर ऐसे फील्ड में काम करते हैं जहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के रूल्स, खासकर वैल्यूएशन को लेकर, नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, क्योंकि वे इस खेल में मायने नहीं रखते। और यहाँ आकर चीज़ें दिलचस्प हो जाती हैं, और यहीं आकर प्रॉब्लम्स की भी शुरुआत होती है। बबल तब डैमेज पहुंचाते हैं जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपने खेल के लिए उन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स से क्यूज लेना शुरू कर देते हैं जो बिल्कुल अलग खेल खेल रहे हैं। सिस्को का स्टॉक 1999 में 300% बढ़कर $60 पर शेयर हो गया। इस कीमत पर कंपनी की कीमत $600 बिलियन पर जा पहुंची, जो अनबिलीवेबल है। कुछ ने वाकई सोचा कि ये इस लायक था। डे ट्रेडर आनंद उठा रहे थे। इकोनॉमिस्ट बर्टन मल्किन ने एक बार कहा कि उस अमाउंट पर सिस्को की इम्प्लाइड ग्रोथ रेट का मतलब था कि 20 ईयर के अंदर वो पूरी यूएस इकोनॉमिक से भी बड़ी हो जाती। लेकिन अगर आप 1999 में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते, $60 खरीदने की सिर्फ एक कीमत थी, और बहुत से लोग उस कीमत पर खरीद भी रहे थे। तो ये देखकर आप खुद से कह सकते थे, वाह, लगता है कि ये इन्वेस्टर कुछ ऐसा जानते हैं जो मैं नहीं जानता। शायद आप भी उनको फॉलो करते और इसे समझदारी भरा ऑप्शन समझते। जो आप नहीं समझते वो ये है कि वे ट्रेडर जो स्टॉक का मार्जिनल कॉस्ट सेट कर रहे थे, वे आपसे अलग खेल खेल रहे थे। उनके लिए $60 पर शेयर सही कॉस्ट थी, क्योंकि दिन खत्म होने से पहले वे उसे बेच देना चाहते थे। लेकिन आपके लिए $60 पर शेयर आगामी विनाश की तरह होता, क्योंकि आप उन शेयरों को लंबे टाइम तक रखना चाहते थे। ये दो अलग अलग इन्वेस्टर शायद ही एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में जानते हों, लेकिन वे एक ही फील्ड में हैं और एक दूसरे की ओर दौड़ते हुए। जब उनके रास्ते अंधाधुंध रूप से टकराते हैं, किसी न किसी को चोट पहुंचती है।
बहुत से फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग डिसीजंस इस पर डिपेंड करते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, और फिर या तो उनकी नकल की जाती है या उनके अपोजिट जाया जाता है। लेकिन जब आप ये नहीं जानते कि कोई इंसान जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, आप नहीं कह सकते कि कितने टाइम तक वे ऐसा करते रहेंगे, क्या उनकी सोच बदलेगा, या फिर अगर वे कभी अपना लेसन सीखेंगे या नहीं। जब CNBC पर एक कमेंटेटर ये कहता है आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए, याद रखिए कि वे